नमस्कार, प्रवास अक्षय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस ने आज अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मजदूरों का दुख समाज का दुख है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी मनुष्य का स्वभाव रूखा बनाती है और परिश्रम की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह भी लगाती है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी से श्रमिक जीवन पर असर न हो, इस पर विचार करना चाहिए। दत्तोपंत जी बताते थे कि जब मजदूर संघ के नाम से एक नया मजदूर संगठन शुरू हुआ तो उस समय अन्य मजदूर संगठनों के दिग्गज कार्यकर्ता भारत में विद्यमान थे। दत्तोपंत जी उनके पास भी जाते थे, बात करते थे, भारतीय मजदूर संघ के बारे में बताते थे। और उस समय भारतीय मजदूर संघ इतना छोटा था, कुछ लोगों की कल्पनाओं में ही था, इसलिए उसके प्रति कुछ स्पर्धा का भाव वगैरह भी किसी के मन में नहीं था। आगे चल के बड़ा होगा, स्पर्धा करेगा तो जरा सावधान हो जाते लोग, वैसा भी नहीं था। लेकिन सारा सुन के पूर्ण विचार के साथ अन्य मजदूर संगठनों के वरिष्ठ लोग कहते थे कि ठेंगड़ी, तुम्हारा भगवा झंडा इस मैदान में नहीं फड़क सकता, क्योंकि विचार भी अलग ही था। आधुनिक इतिहास में उस विचार का प्रयोग कहीं देखने को नहीं मिलता। भारत की दृष्टि लेकर विचार हुआ तो विचार कैसा है कि मजदूरों, दुनिया को एक करो और मजदूर विरुद्ध मालिक ऐसा नहीं है, तो एक उद्योग परिवार है। अब मजदूरों के दुख को दूर करने के लिए, संघर्ष करने के लिए निकले लोग अगर परिवार की बात करेंगे तो कैसे टिकेंगे, ऐसा विचार रख के सबने बोला होगा। परंतु हम देखते हैं कि इतने सारे कार्यकर्ताओं के त्याग, बलिदान और परिश्रम के बाद आज 70 वर्षों के बाद हम लोग दुनिया में एक महत्वपूर्ण और देश में सर्वप्रथम मजदूर संगठन बने हैं। और ये सब आप लोगों ने किया है, तो आपको इसका स्वाभिमान प्राप्त होना ये बिल्कुल स्वाभाविक है और सही भी है। जो आनंद उत्साह आप दिखा रहे हैं उसके आप अधिकारी हैं। परंतु ये भी कहा गया कि ये आत्मावलोकन का भी कार्यक्रम है। वर्ष भर हमने इस निमित्त कार्यक्रम किए, अब उन कार्यक्रमों को विराम लगेगा और आगे काम करना है। तो जरा पीछे मुड़कर देखना, कैसे रहा, क्या रहा, हम यहां तक आए, क्यों आए, कौन सी प्रेरणा थी जो हमको यहां तक लेकर आई। विचार इसलिए करना पड़ता है, हमारे त्रैवार्षिक अधिवेशन होते हैं। मैं नागपुर शहर का प्रचारक था तो नागपुर में भी एक अधिवेशन हुआ था 80 के दशक में। उसमें डॉक्टर मगो बोकरे अतिथि के नाते पधारे थे उद्घाटन में। डॉक्टर एमजी बोकरे मार्क्सवादी थे, बाद में गांधीवादी बन गए। उसी समय नागपुर के एक बस्ती से दूसरे बस्ती में रहने के लिए गए। वहां उनके नए घर के सामने ही संघ की शाखा लगती थी, इसलिए जिज्ञासावश वहां गए, बातचीत हुई, संघ से संपर्क बढ़ा, तब वो संघ के विचारों से सहमत हुए और मजदूर संघ के अधिवेशन में आए तो उन्होंने एक विषय सबके सामने रखा। उन्होंने रखा कि आपके पास इतना अच्छा विचार है, निर्दोष विचार है, आज तक हुए सफल प्रयोग अभी नहीं है, आंशिक दृष्टि से सफल हुए, लेकिन पूर्ण सफलता दे सकने वाला विचार आपके पास है। लेकिन आप भी वही करते हो जो भाजपा संगठन करते हैं।
आप भी बंद करते हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हो, ये सब करते हो। आपके पास है, उस पर चलो तो सबका कल्याण होगा। बाद में दत्तोपंत जी का भाषण था, मैं था उस अधिवेशन में, व्यवस्था के नाते उद्घाटन के कार्यक्रम में रहना, व्यवस्था ठीक है कि नहीं देखना और अपने काम में निकलना, ऐसा था। तो उद्घाटन के कार्यक्रम में था, दत्तोपंत जी ने कहा कि डॉक्टर बोकरे ने जो प्रश्न उपस्थित किया वो एकदम ठीक है, ऐसा ही है। हमारे पास विचार बहुत अच्छा है, लेकिन हम अभी जिस पद्धति में चल रहे हैं वो पद्धति उस विचार के अनुरूप नहीं है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि जो व्यवस्था बनी है उसमें से जाके हमको वरिष्ठ बनना पड़ेगा, बाद में हमारे विचारों के प्रयोग हमको करने पड़ेंगे। इसलिए हमारी स्थिति कैसी है, स्क्वायर पेग्स थ्रू राउंड होल्स। खूंटियां हमको गाड़नी है, वो गोल है, और वो छेद बने हैं वो चौकोर है, वो चौकोर है, और जो छेद बने हैं वो गोल है। तो पहले वो काम ठीक हो जाए, फिर हम अपने विचार के अनुसार पुनर्रचनाश्रम क्षेत्र की करना ये कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि आज आप लोग उस स्थिति में आए हैं और कुछ कर भी रहे। अभी मंत्री महोदय ने भी बताया आयोलो में आपने क्या किया। यहां भी अपने देश में सबको साथ लेकर आपके जो प्रयास चल रहे हैं दूर से हम देख रहे हैं। परंतु इतने वर्ष हम अपनी चौकोर खूंटियां गोल छेदों में गाड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके चलते हम ठीक चल रहे कि नहीं ये देखना आवश्यक हो जाता है, सबको आवश्यक हो जाता है, क्योंकि व्यवस्था भी अपने स्वभाव को बनाती है। जैसे विचार स्वभाव को बनाता है, जैसे व्यवस्था भी स्वभाव को बनाती है। विचार हमारा पक्का है, श्रम का महत्व हमारे यहां कम नहीं है। हम धर्म की बात करते हैं, पूजा वाला धर्म नहीं, रिलीजन नहीं, समाज को जोड़ने वाला, उन्नत करने वाला, सबको सदा सर्वदा सुख देने वाला और सबको उन्नत करने वाला धर्म। तो उसके 4 पैर कहे जाते हैं, उसमें एक है तपस्या यानी परिश्रम। बिना उसके समाज चल नहीं सकता। सत्य, करुणा, शुचिता ये 3 है और तपस चौथा है, और बाकी सारे 3 उस तपस के कारण ही प्राप्त होंगे। तपस नहीं है तो ये 3 भी नहीं मिलेंगे। जीवन में परिश्रम का इतना महत्व मानने वाला हमारा देश था, यानी मान्यता अभी भी वही है, व्यवहार बदल गया। उस व्यवहार को पुनर्स्थापित करने के लिए अपने शाश्वत मूल्यों के आधार पर एक नया मॉडल दुनिया को देने के लिए हमारा मजदूर संघ चला। लेकिन चला तो जाना तो पड़ा इस व्यवस्था में से, तो उसके कौन से परिणाम है क्या? अगर है तो कैसे कम किए जाएंगे? अपना शाश्वत विचार, अपना मॉडल लेके हम चल रहे। हमारा शाश्वत विचार शाश्वत है, उसके आधार पर जो मॉडल्स उस समय बने थे, प्राचीन समय में, आज का समय बदल गया है, तो हो सकता है कि हमको एक युगानुकूल नया मॉडल देना पड़े और देना पड़ेगा। हमारे शाश्वत विचार के आधार पर, और दुनिया भी कुछ अपने अपने विचार के आधार पर चली है, उनके भी अनुभव है, उसमें से भी कुछ सत्य प्राप्त हो सकता है। ये सब जोड़कर एक युगानुकूल विचार देने के लिए हम यहां हैं। ये कार्य है और कार्यक्रम है जो आज प्रचलित पद्धति के अनुसार है। कबड्डी मैच हो रही थी, विवाद हो गया, क्रॉस पार्टी लांग कर जाना पड़ता है, वो गया कि नहीं इस पर विवाद हो गया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जोर जोर से बोलने लगे। अंत में पंचों ने सीटी बजा दी, बताया फिर से खेलो।
तो गए सब और खेलना शुरू हुआ। तो जिसने पाला डाला वो उस विवाद में इतना रम गया था उस समय कि कबड्डी कबड्डी कहने के बजाय क्रॉस पार्टी करते करते अंदर गया और आउट हो गया। ये वातावरण का परिणाम होता है। तो हम कार्यक्रम तो कर रहे हैं, आज के पद्धति के अनुसार ही करने पड़ेंगे, लेकिन विचार हमारा जो है उस पर उसकी छाया नहीं पड़नी चाहिए और इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए। ये बैलेंस रख के चलना पड़ेगा और बैलेंस रखते समय एक पीढ़ी रखती है, दूसरी पीढ़ी को वैसे सिखाना पड़ता है। मुझे लगता है कि आज प्रत्यक्ष जमीन पर मजदूर संघ में भी तीसरी चौथी पीढ़ी काम करती होगी। तो जैसे पहले पीढ़ी ने बहुत जतन से इसको चलाया, दूसरे पीढ़ी ने उसी पर चलते हुए इसको बड़ा किया, वैसे चलने का भान तीसरी चौथी पीढ़ी में है कि नहीं, इसके लिए बहुत प्रबोधन प्रशिक्षण करना पड़ता है। वो हमारा कैसा चल रहा है, हम काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारे मन में एक संवेदना है, मजदूरों का दुख, ये हमारे समाज का दुख है और हम समाज को दुखी देख नहीं सकते। प्रेरणा तो पहले यही रहती है, उसके चलते हम काम करते हैं, मजदूरों को उनका लाभ होता है, उन लाभों को देखकर लोग आते हैं। अब लाभार्थी बनकर आते हैं, लेकिन ध्येयार्थी बनकर हमारे साथ आगे चले, ये वो है कि नहीं? प्रेरणा तो वही है, लाभ नहीं, संवेदना। जब राज्यसभा में स्थान मिला दत्तोपंत जी को, तो पूजनीय गुरुजी को मिलने के लिए गए। गुरुजी हमारे सरसंघ चालक थे और उन्होंने पूछा कि अब मजदूरों का प्रतिनिधित्व संसद में मैं करूंगा तो क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो गुरुजी ने उनको पूछा कि एक माता को अपने पुत्र की जितनी चिंता रहती है, उसके प्रति जितना लगाव रहता है, वैसा लगाव प्रत्येक मजदूर के प्रति अपने हृदय में है क्या? अगर है तो फिर सही रास्ते पर चलोगे, नहीं है तो फिर सब नाटक है। अब जब काम बढ़ता है तब लोग जुड़ते ही है। एक मोटा मोटी सबके हृदय में श्रद्धा निष्ठा होती है, परंतु समझ, इसको समझना, मजदूर संघ का काम करना है नहीं, मजदूर संघ के ध्येय विचार भावना के साथ, कार्य पद्धति की सूक्ष्म बातों के साथ तन्मय होकर काम करना। क्योंकि प्रामाणिकता से काम करेंगे तो जो हम करने जा रहे हैं वो होगा। हित की आशा दिखाकर सामान्य लोगों को ठगने वाले बहुत लोग दुनिया में मिलते हैं। अपने को महत्व मिले इसलिए सेवा करने वाले भी दुनिया में बहुत मिलते हैं। संकट ना आए इसलिए भय के मारे अच्छा काम करने वाले भी मिलते हैं। अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए अच्छा काम करने वाले भी मिलते हैं। परंतु जो काम टिकाऊ होता है, अंततोगत्वा सफल हो जाता है और जिसका परिणाम युगों तक रहता है, ऐसा काम खड़ा करने वालों की प्रेरणा क्या होती है? वो प्रेरणा होती है संवेदना और प्रामाणिकता। संवेदना है, दुख देखा नहीं जाता, तो देखा नहीं जाता तो जितना मेरे बस में है मुझे करना चाहिए, पूरी शक्ति लगाकर उस दुख को दूर करने के लिए। भावना से मनुष्य काम करता है। जब ऐसा काम करता है तो उसको कोई बात रोक नहीं सकती। उसको न उपेक्षा रोक सकती है, न विरोध रोक सकता है, न आज जैसी अनुकूलता आपको प्राप्त हुई है ऐसी अनुकूलता की चमक दमक रौनक उसको लुभा सकती है। सब होने के बाद भी माला के मोती तोड़कर उसमें राम ढूंढने वाले हनुमान जी जैसा वो अपने ध्येय के लिए ही चलते रहता। और इसलिए पहली बात तो आज 70 साल
का ये जोश, आनंद, अभिमान, इस सब में से थोड़ा रुककर हमको ये भी सोचना है कि ये हमारी प्रेरणा नीचे तक पहुंचाना, क्योंकि आगे करना है। अभी तो भारत में उद्योग परिवार की कल्पना को लेकर बहुत सी बातें स्थापित करने में हम यशस्वी हुए, लेकिन यह बात रुकती नहीं। मजदूरों दुनिया को एक करो वाली बात है, तब तक चलना है। तो तब तक चलना है तो ये हमको करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि एक विशिष्ट परिस्थिति में काम शुरू होता है, परिस्थिति बदलती रहती है। तो जैसे किसी भी परिस्थिति में अपनी मनस्थिति नहीं बदलनी चाहिए, वैसे बदली हुई परिस्थिति में अपने कृति को कुछ आकार देना पड़ता है अलग अलग प्रकार से। तो शायद 50-70 वर्ष पूर्व जो प्रश्न नहीं थे वो प्रश्न आज आए, उल्लेख भी हुआ है, कुछ करना हमने शुरू भी किया है। असंगठित क्षेत्र है बहुत बड़ा, संगठित क्षेत्र में भी असंगठित लोग हैं, और ये शोषण ऐसी विचित्र बीमारी है कि मैं ऑफिस में जाता हूं तब मैं शोषित हूं, घर में आता हूं तो मैं शोषक हूं। हमारे घर में काम करने वाले मजदूरों का ये हो सकता है। और इसलिए सब जगह न्याय प्रस्थापित हो, सब जगह श्रम की प्रतिष्ठा प्रस्थापित हो, इसलिए काम करने वालों को इस असंगठित क्षेत्र के लिए भी बहुत द्रुत गति से, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, संगठित क्षेत्र से बड़ा है, करना पड़ेगा। और इसके प्रकार बहुत ज्यादा अलग अलग है। तो कहां कैसी परिस्थिति है, वहां किस प्रकार होना चाहिए, इसके एक ही समय में अलग अलग प्रकार के तरीकों को लेकर करना पड़ेगा और उनका समन्वय रखना पड़ेगा। उस क्षेत्र में अधिक पहल की अब आवश्यकता है। तांत्रिक ज्ञान बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है। वो टेक्नोलॉजी तो एक ज्ञान है और ज्ञान की कोई सीमा नहीं, और ज्ञान का संशोधन करने वाले को अगर दिशा है तो ठीक है, नहीं तो जिज्ञासा है, जिज्ञासा है तो तृप्त करनी ही पड़ती है। मेरी जिज्ञासा की तृप्ति करके जो ज्ञान प्राप्त होगा उससे आगे क्या होगा, इसका विचार ज्ञान प्राप्त करने वाले करते ही होंगे ऐसा नहीं है। लेकिन उस ज्ञान का उपयोग जो करने वाले हैं, जिनके लिए होने वाला है और जिन पर उसके परिणाम होने वाले हैं, उनको तो सोचना पड़ता है। तो नई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसमें से कई नए प्रश्न भी खड़े हो जाएंगे। बेरोजगारी का क्या होगा, वो कम होगी कि बढ़ेगी? टेक्नोलॉजी मनुष्य का स्वभाव थोड़ा रूखा बनाती है और श्रम की प्रतिष्ठा थोड़ी कम भी होती है, क्योंकि घर बैठे बहुत सारी बातें हो सकती है। तो पहले वाहन कम थे, नहीं थे, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, तब लोगों की पैदल चलने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। मेरे बचपन में स्कूल में जाता था तो स्कूल में जाने के लिए साइकिल मिले तो बहुत बड़ा भाग्य माना जाता था। कुछ ही छात्रों के पास साइकिल होती थी, लेकिन आज तो वो छोटी गाड़ी के बिना चलता नहीं है, ऐसा मैं सुनता हूं। छोटे अंतर चलना भी आदत नहीं रही है। तो जीवन में परिश्रम की क्षमता जैसे कम होती है, वैसे आगे चल के श्रम की प्रतिष्ठा पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगने की संभावना है। और श्रम समाज को स्थापित करने वाले धर्म का अंग है, तो ये प्रतिष्ठा कम होके चलेगा नहीं। अब इन बातों का विचार कैसे करना? टेक्नोलॉजी रिजेक्ट करो, हो नहीं सकता। वो आएगी, वो ज्ञान का शोध चल रहा है, उसमें से नई नई बातें आने लगेगी।
आई हुई बात को कैसे संभालना, उसके जो परिणाम होंगे उसमें श्रमिक क्षेत्र पर आंच न आए, पूरे समाज को भी उससे सुख मिले, कोई नई समस्या उत्पन्न न हो। इसलिए सोचना और सोच के आधार पर करना, ये भी हमको करना पड़ेगा, क्योंकि यद्यपि हम श्रमिक संगठन है, अब सबसे बड़े होने के कारण और आज दुनिया के अनेक देश हमारी पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके सामने भी उदाहरण स्वरूप होने के कारण ऐसी नई परिस्थितियों में श्रमिकों का हित, उद्योगों का हित, देश का हित सुरक्षित रख के कैसे रास्ते निकाले जा सकते हैं, ये सीखने के लिए हमारी तरफ ही दृष्टि होगी और ये हमारा दायित्व बनता है। तो ऐसा सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए फिर जिस कार्य पद्धति के कारण उपेक्षा विरोध का सामना करते हुए हम शिखर पर आए, शिखर पर यानी एक पड़ाव पर आए, और उस पड़ाव में अनुकूलता ही अनुकूलता होने के बाद भी उससे विचलित न होते हुए अब आगे के क्षितिजों को हम ढूंढ रहे हैं, उस कार्य पद्धति का पालन ठीक से हो रहा है, भाव समझकर हो रहा है, भाव के आधार पर जो रचना बनती है वो रचना समय समय पर देश काल परिस्थिति के अनुसार जितनी बदलनी उतनी बदल कर, लेकिन शाश्वत बातें कायम रखकर हम चल रहे हैं। जैसे सामूहिकता है, सामूहिकता का मूल्य है और चलते हैं, उसी के बलबूते महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब संगठन महत्वपूर्ण हो जाता है तो संगठन को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, स्वाभाविक है। संगठन प्रतिष्ठित होता है तो कार्यकर्ता भी प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उनका स्टेटस बन जाता है। और दत्तोपंत जी का इशारा है, दूसरा भी है, अनुकूलता बढ़ती है तो सुविधाएं बढ़ती है। और दत्तोपंत जी कहते हैं कि स्टेटस लिविंग लीडर्स और कंफर्ट लिविंग कार्यकर्ता, इसकी संभावना बनती है। होता है नहीं होता है संगठन के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर है। ऐसी बातों से सावधान रहना पड़ता है। स्टेटस बढ़ता है तो फिर सामूहिकता में अनामिकता होनी चाहिए, मैं नहीं तू ही वाली प्रवृत्ति होनी चाहिए। एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी, ये होना चाहिए। वो आदतें परिश्रम पूर्वक कायम रखनी पड़ती है। कई बातें ऐसी है जो आप जानते सब है, ध्यान रहना चाहिए क्योंकि परिस्थितियां बदली है। इस प्रकार का विचार करके अगर हम चलते हैं तो फिर आगे आने वाले पड़ाव भी अपने गंतव्य की अंतिम ध्येय की प्राप्ति तक अविरत चलते हुए उन सारे पड़ावों को बाधाक्रांत करते हुए उस परिणति तक पहुंचना, ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। विश्व में एक परिवर्तन आना चाहिए, लगता है ऐसी नियति की ही इच्छा है। इसलिए विजय का विश्वास तो मन में है। जिस परिस्थिति में हमने चलना शुरू किया, उस परिस्थिति में आशा करने के लिए क्या था अपने पास? कुछ भी नहीं था। लेकिन एक आत्मविश्वास मन में रखकर कि ये कार्य शुद्ध है, पवित्र है और समय की आवश्यकता है, तो होना तो है ही, करना हमको है, तो उसके लिए निरंतर अपनी योग्यता बनाए रखना। दत्तोपंत जी ने बताया, एक बार उन्होंने एक प्रश्न पूछा, किसी महात्मा को भी पूछा होगा कि हम संघ की प्रार्थना में हम स्वयंसेवक लोग ऐसा कहते हैं कि त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम शुभामाशिषं देहि तत्पूर्ते, तुम्हारे ही कार्य को करने के लिए हमने कमर कसी है और तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। तो भगवान का काम हम कर रहे हैं, फिर भी हमारे कार्य में इतनी कठिनाइयां क्यों है, इतना विरोध क्यों है?
इतना देर क्यों लग रहा है? तो उस महात्मा ने कहा कि देखो, ये भगवान का काम है, लेकिन भगवान तुम्हारा नौकर नहीं है जो तुम्हारी इच्छा से अपना कार्य सफल करेगा। तो अगर ये भगवान का कार्य है और उसके लिए तुमने कमर कसी है, तो तुमको उसके लिए निरंतर योग्य बने रहना पड़ेगा, तब भगवान तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हारा नहीं बंधा है, तुम्हारे साथ रहने के लिए बंधा नहीं है। तुम्हारा योग्य बनना उसको बांध के रखेगा। और इसलिए अगर कोई परिस्थिति कठिन दिखाई देती है, विरोध दिखाई देता है, ये दिखाई देता, तो विचार ये मत करो कि वो क्यों, विचार ये करो कि उसके लिए हमको कैसा होना चाहिए। अपने सामने नए क्षितिज है। अभी तक हमने जो किया है, वास्तव में शून्य से सृष्टि हमने खड़ी की है, और इसलिए अपने मन में आत्मविश्वास है, होना ही चाहिए। हमने जो किया है वो दुनिया देख रही, वो अभिभूत हो रही है, इसलिए समर्थन भी हमको है और आएगा। परंतु ये सारा अंतिम सफलता तक ले जाना है तो हम पर ही निर्भर करता है। गीता में है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। पुरुषार्थी लोग दैव का विचार नहीं करते, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी चार है, अधिष्ठान, कर्ता, करण और विविध चेष्टा। कार्य को सफल करने के लिए विविध प्रकार के काम करने पड़ते, वो हम कर रहे, करेंगे और भी। कार्य पद्धति अपनी, जिस जैसा काम है वैसी कार्य पद्धति, उसको हमने विकसित किया है, उसको ठीक से चलाना पड़ेगा। अधिष्ठान अपना शुद्ध है, सत्य है, शाश्वत विचार पर आधारित है और प्रयोग सिद्ध है। अभी नहीं, लेकिन एक समय इसके आधार पर हमने एक शोषण रहित व्यवस्था का निर्माण किया था। अब देश काल परिस्थिति सुसंगत, उसका दूसरा रूप लाना पड़ेगा उन्हीं मूल्यों के आधार पर। परंतु ये सब करने वाला तो करता है, मुख्य बात वो है। करने वाला अगर नहीं है तो कैसे होगा? एक विवाह में डॉक्टर हेडगेवार गए, वो विदर्भ में ऐसी पद्धति है, विवाह के बाद पान सुपारी होती है। लोगों को भोजन में नहीं बुलाया चलता है, पान सुपारी दिए बिना नहीं भेजते। तो पानदान आ गए, पान खाना शुरू हो गया। एक जगह चूना खत्म हो गया कटोरी में, तो किसी ने कहा अरे चूना खत्म हो गया, चूना ले आओ। किसी ने सुना, वो पास वाले जो प्रबंध घूम रहे थे, अरे यहाँ चूना समाप्त हो गया। जिसको बताया दूसरे काम में था, उसने तीसरे को बताया, उसने और किसी को बताया। ऐसा करते करते सारे मंडप में सब लोग चूना लाओ चूना लाओ चूना लाओ कहने लगे। कटोरी खाली है। डॉक्टर हेडगेवार थे, वो परिचित थे घर में, तो इसलिए उठ के अंदर गए, कटोरी लेके कोठी के कमरे में जहां चूना था वहां से चूना निकाल के भरा, आकर बैठ गए, पान खाना शुरू हो गया। तो भी चूना लाओ चल ही रहा है। चूना लाओ कहने से नहीं होता, किसी को अंदर जाके चूना भर के लाना पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन करने वाला करता है, वो कर्ता योग्य होना चाहिए। हमको अपनी योग्यता को बरकरार रखते हुए जो और अधिक हम में होना चाहिए, देश काल परिस्थिति सुसंगत, उसको प्राप्त करते हुए, ध्येय के प्रति एकनिष्ठ रहते हुए प्रतिष्ठा संगठन की बढ़ती है, संगठन यशस्वी होता है। करने वालों के मन में भी आ सकता है, संगठन के नाते भी आ सकता है अहंकार, लेकिन उससे पूर्ण दूर रहते हुए तब दृष्टि साफ रहती है और सब कुछ साफ दिखाई देता है। इससे दूर रहते हुए अपने ध्येय का भान रखते हुए वो करना है और उस दृष्टि से आगे बढ़ना, निरंतर परिश्रम करना, निरंतर गुणों की साधना करना। बाकी अपने कार्य क्षेत्र में क्या डिटेल है क्या नहीं आप जानते हो ज्यादा, और इसके पूर्व के सब भाषणों में उसका उल्लेख भी हुआ है। परंतु यह अब ध्यान में रखना होगा कि अब हमारी जिम्मेवारी
संगठन को तो बड़ा करना ही है, लेकिन केवल अपने संगठन तक सीमित नहीं है। देश के वातावरण में एक परिवर्तन लाने का अपना कार्य है और दुनिया के वातावरण में भी एक परिवर्तन लाने का काम है। विजय अच्छा है, विजय चाहिए, सक्सेसफुल होना ही चाहिए, परंतु केवल वहां बात रुकती नहीं। दुनिया में विजय प्राप्त लोग बहुत हैं। सीजर के बारे में, जूलियस सीजर के बारे में ऐसा कहते हैं, ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड। लेकिन एक जिज्ञासु था, उसने प्रश्न पूछा, ही कॉन्कर्ड, ओके, आफ्टर दैट क्या है? वो आया, उसने देखा, उसने जीत लिया, फिर आगे क्या हुआ? एक दिन वो मर गया। अब इतिहास जमा है, कुछ दिन इतिहास जरूर याद रखेगा, उसके बाद वो भी भूल जाएंगे। विजेता, विश्व विजेता कहे जाते हैं, लेकिन एक दिन भूले जाएंगे। परंतु एक राजा जो अपने पितृवचन का पालन करने के लिए 14 साल वन में गया, लौकिक दृष्टि से देखे तो जो चल के आया था राज्य वो छोड़ के गया। व्यावहारिक दृष्टि से बहुत विचार करने वाले लोग उनको मूर्ख भी कह सकते हैं, लेकिन वो राजा हो गया, उसको आज भी लोग याद करते हैं। वो वास्तव में है, ऐसा व्यवहार करते हैं और उसने दिए हुए स्टैंडर्ड्स, व्यवहार के नाप, वो आज भी अपने जीवन में पालन करते हैं। प्रभु राम को आज की गणना के अनुसार 8000 साल के बाद भी हम याद करते, केवल याद नहीं करते, उनके आचरण का अनुकरण करते। क्यों? क्योंकि ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड, करना पड़ा तब किया, लेकिन उसके लिए नहीं किया, एक परिवर्तन लाने के लिए किया। हमारा उद्देश्य, इतने सारे मजदूर संगठन थे, स्वयं दत्तोपंत जी भी मजदूर संघ की स्थापना के पहले एक अन्य संगठन में काम किया उन्होंने, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तरीके सीखने के लिए। तो जो संगठन थे उसी में काम हो सकता था। अपना एक अलग झंडा खड़ा करो, इसलिए मजदूर संघ नहीं आया, एक नया रास्ता दिखाने के लिए आया। उस रास्ते पर अन्य कोई चल नहीं सकते थे उस समय, उनकी वो कल्पना भी करना उनके लिए असंभव था। आज उदाहरण खड़ा हुआ है और इसलिए सबको साथ लेते हुए एक सत्य पथ का अनुसरण सबने करना, ताकि श्रमिक हित, उद्योग हित, देश हित, ये त्रयी पूरी करने के बाद वो विश्व हित का उपकरण बने, ऐसा संगठन खड़ा करना, इसका विचार करते हुए आज के आनंद में, आज के जोश में थोड़ा सा होश रखकर आप लोग चलिए, इतनी एक प्रार्थना करता हूं। आपका अभिनंदन। हम आपको बता दें कि इस अवसर पर मोहन भागवत के अलावा केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। हम आपको याद दिला दें कि बीएमएस की स्थापना 23 जुलाई 1955 को भोपाल में हुई थी। आज के कार्यक्रम में बीएमएस ने अपने कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और श्रमिकों को उनके अनुकरणीय योगदान के लिए सम्मानित भी किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।